हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। बाबू हम लाइव आ चुके हैं। आप लोग एक बार लाइव आ जाइए, बता दीजिए आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। सभी बच्चे एक बार लाइव आइए, बताइए आप सब कैसे हैं, यहाँ पे सब चीज़ ठीक है कि नहीं है। सभी बच्चे एक बार बता दीजिए। और यहाँ पे आपको थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स का बहुत ही MVVI। यहाँ देखिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी बच्चे एकदम रेडी हो जाइए। सभी बच्चे वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जब भी यहाँ पे देखिए लाइव क्लास हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे शेयर कर दीजिएगा तो और भी बच्चों का हेल्प हो जाएगा और भी बच्चे आके ये क्लास कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है बाबू, यहाँ पे जैसे आपको पता लग गया कि हम लोग फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, चैनल पे पहली बार आप लोग आए हैं तो चैनल को आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ आप देख लीजिए आपको ऑनलाइन टेस्ट भी देना है, आप लोग जरूर दीजिएगा। यहाँ देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए। लाइक नहीं किए बाबू फटाफट लाइक कर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट एक बार लाइक कर दीजिएगा, सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। यहाँ पे हम अपना नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, हम आपको क्या करेंगे ग्रुप में ऐड कर देंगे पक्का। तो यहाँ पे चलिए बाबू बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का, हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रकाशीय यंत्र के किन्हीं 3 उपयोगों को लिखें। और ये क्वेश्चन बाबू है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट करते चलिएगा कॉपी में, आप लोग कॉपी में इसको नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रकाशीय यंत्रों के किन्हीं 3 उपयोग लिखे, यानी प्रकाशीय यंत्र के किन्हीं 3 उपयोगों को लिखना है। बाबू यहाँ देख लीजिए कैसे लिखना है ये समझिएगा, कैसे नंबर आता है बोर्ड एग्जाम में ये बताएंगे कैसे लिखा जाता है। देखिए प्रकाशीय यंत्र के किन्हीं 3 उपयोग कौन कौन से हैं, पहले लिखना है प्रकाशीय यंत्र के निम्नलिखित 3 उपयोग। हेडिंग में आपको ऐसे ही लिखना है बाबू, कैसे, प्रकाशीय यंत्र के निम्नलिखित 3 उपयोग, आपको ऐसे लिख देना है। उसके बाद से नीचे लिखना है, यहाँ देखिए अत्यंत छोटे वस्तु को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे प्रकाशीय यंत्र का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, अत्यंत सूक्ष्म यानी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये पहला यहाँ पे हमारा उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग क्या किया जाता है, इसका उपयोग होता है अत्यंत दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। अत्यंत दूर कोई स्थित मतलब अत्यंत दूरी पे कोई यहाँ पे देखिए स्थित वस्तु है, उसको देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बाबू, याद रखना है प्रकाशीय यंत्र का। ये दूसरा उपयोग हो गया। हमारा तीसरा उपयोग क्या होता है, किसी वस्तु को दर्शन कोण को बढ़ाने के लिए, यानी किसी भी वस्तु के दर्शन कोण यानी देखने के कोण को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है बाबू, यहाँ पे प्रकाशीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पे आप लोग समझिए, फिर से बता रहे बाबू ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको, और ऐसा सटीक डिफिनेशन कहीं नहीं मिलने वाला, ये आप लोग गारंटी रखिएगा। देखिए क्वेश्चन है प्रकाशीय यंत्रों को किन्हीं 3 उपयोग को लिखे। 3 उपयोग क्या है, अत्यंत यहाँ देखिए छोटी वस्तु को देखने के लिए प्रकाशीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दूसरा यहाँ देखिए अत्यंत दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए, बहुत दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए प्रकाशीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्या है, किसी वस्तु के दर्शन कोण को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बाबू क्लियर हुआ कि नहीं, सही से बताइए, यहाँ पे जल्दी जल्दी बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। बाबू ये याद हो गया होगा अभी के अभी। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, इसके शर्त बताइए। बाबू देख लीजिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, कितना मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है और इसके शर्तों को लिखे, इसके शर्तों को बताएं। देखिए क्या होता है, तो यहाँ देखिए जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यानी यहाँ देखिए जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यहाँ देखिए आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा हो जाता है और प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बोलते हैं। ये आपको ऐसे लिखना है। यहाँ आप देख लीजिए प्रकाश का टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, यहाँ देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है ये हम आपको बताते हैं।
कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है एवं यहाँ देखिए अपना आयतन कोण का मान जो होता है उसके क्रांति कोण से क्या होता है, बड़ा हो जाता है, तो प्रकाश क्या होती है, पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए इसका यहाँ पे आपको लिखना है कि इसका शर्त क्या होता है, इसके शर्त को भी लिखिए। तो बाबू इसका शर्त क्या लिखिएगा, यहाँ देखिए प्रकाश किरण को हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब प्रकाश की जो किरण होनी चाहिए हमेशा सघन से विरल में जाना चाहिए, हमेशा सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा यहाँ देखिए आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। यानी इसका शर्त आपको लिखना है कि प्रकाश की किरण हमेशा सघन से विरल में जाना चाहिए। और यहाँ पे दूसरा शर्त क्या होना चाहिए, आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान के बड़ा होना चाहिए। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामों में आते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको तो क्लियर हो गया होगा। और साथ में आप लोग नोट करते चलिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे। आप लोग इसको नोट करते चलिएगा और इसको क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले जितने बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ देखिए ध्रुवण तल एवं कंपन तल से क्या समझते हैं। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू। यहाँ पे ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि ध्रुवण तल एवं कंपन तल से आप क्या समझते हैं। बाबू देख लीजिए, ध्रुवण तल से आप क्या समझेंगे ये जान लीजिए। वह तल जो कंपन तल के लंबवत हो तथा जिसमें प्रकाश तरंग के संचरण की दिशा निहित हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे ध्रुवण तल बोलते हैं। बाबू देखिए कितना सटीक डिफिनेशन है। ऐसा डिफिनेशन सटीक आपको बुक में तो हरगिज नहीं मिलने वाला, ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे ध्रुवण तल क्या होता है, कंपन तल क्या होता है। ध्रुवण तल क्या होता है, वह तल जो कंपन तल के लंबवत हो तथा जिसमें प्रकाश तरंग के संचरण की दिशा निहित हो, हम उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ध्रुवण तल। यहाँ पे आपको पूरा क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे कंपन तल क्या होता है ये बताते हैं। कंपन तल क्या होता है, तो समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें प्रकाश के विद्युत सदिश के कंपनों की सदिश तथा प्रकाश तरंग के संचरण की जो दिशा होती है दोनों ही निहित होती है, उसे कंपन तल कहते हैं। यानी इसमें क्या होगा, दोनों निहित होगा। देखिए कौन कौन, तो समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें प्रकाश के विद्युत सदिश के कंपनों की दिशा तथा प्रकाश तरंग के संचरण की दिशा, यानी इसमें कौन कौन सा तल निहित होता है, इसमें दोनों तल निहित होता है। कौन कौन सा तल, तो यहाँ पे आपको याद रखना है बाबू क्या, प्रकाश के विद्युत सदिश के कंपनों की दिशा, प्रकाश तरंग के संचरण की दिशा, दोनों इसमें क्या हो, निहित हो, उसे हम लोग बोलेंगे कंपन तल। यहाँ पे क्या, कंपन तल बोलेंगे। ध्रुवण तल किसे बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो कि कंपन तल में लंबवत तथा यहाँ दीजिए जिसमें प्रकाश तरंगों के संचरण की, सिर्फ इसमें क्या हो, प्रकाश तरंगों की जो संचरण की दिशा वो नहीं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवण तल। और जिसमें क्या हो बाबू, तो यहाँ देखिए प्रकाश के सदिश के कंपनों की दिशा और प्रकाश तरंग के संचरण की दिशा दोनों नहीं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपन तल बोलते हैं। बाबू क्लियर हो गया। इंग्लिश मीडियम वाले इसे कॉपी यहाँ पे क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए फटाफट। जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं फटाफट इसको स्क्रीनशॉट मारिए, पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आइए यहाँ पे, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है कि आकाश नीला है, मतलब नीला दिखाई क्यों देता है ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। बाबू क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको याद होने ही चाहिए। बाबू यहाँ पे बताना है कि प्रकाश नीला दिखाई देता है, आखिर क्यों प्रकाश नीला दिखाई देता है। तो यहाँ देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, ये तो हमको भी पता है। आपको ऐसे ही लिखना है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश हमारा नीला दिखाई देता है। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे रेल के नियम के अनुसार यहाँ आप देखिए बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यहाँ आप देख लीजिए बैगनी रंग का यहाँ पे देखिए क्या होता है बाबू, सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन किसका सबसे अधिक होता है बाबू, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। फिर भी यहाँ देखिए आकाश बैगनी नहीं बल्कि नीला दिखाई देता है।
क्यों? क्योंकि वास्तव में सूर्य के प्रकाश में बैगनी रंग की तीव्रता काफी कम होती है बाबू। क्या तीव्रता कम होती है, लेकिन प्रकीर्णन सबसे ज्यादा बैगनी रंग का होता है। और यहाँ पे क्या होता है, तीव्रता कम होने के कारण ही बैगनी रंग के अलावा हमको क्या यहाँ पे मानव नेत्र में कम संवेदनशीलता मिलता है, इसलिए वो क्या होता है, हमको नीला ही दिखाई देता है। क्यों नीला दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पे जो बैगनी रंग का तीव्रता होता है वो कम होता है। तो तीव्रता कम होगा तो हमारा यहाँ आप देख लीजिए कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके दो उपयोग लिखिए बाबू। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके दो उपयोगों को लिखे। जल्दी से जल्दी समझ लीजिए कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इसके उपयोग क्या है बाबू। यहाँ देखिए ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो प्रकाशीय फाइबर का एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को बिना यहाँ देखिए उसकी तीव्रता के हानि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेरित करता है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। यानी हम यहाँ पे समझेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो प्रकाशीय फाइबर एक ऐसा युक्ति है, यानी ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को बिना उसकी तीव्रता के हानि से एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेरित करता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। और ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो बाबू ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये आपको याद रखना, ऑप्टिकल फाइबर कभी भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, उस पे ये आधारित होता है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि इसके दो उपयोग को भी लिखे। यहाँ पे इसके उपयोग भी बताने हैं। उपयोग क्या है बाबू, यहाँ देखिए ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग चिकित्सा यानी जांच क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ पे आपको याद रखना है, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग चिकित्सा जांच क्षेत्र में यहाँ पे इसका किया जाता है। दूसरा यहाँ देखिए प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग यहाँ देखिए प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने तक किया जाता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पे बहुत बढ़िया आंसर। आप लोग बाबू इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो प्रकाशीय फाइबर एक ऐसा युक्ति, यानी ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को बिना उसकी तीव्रता में हानि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेरित करता है। उसे हम लोग ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। और यहाँ पे इसके उपयोग आप लोग लिख दीजिएगा। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर की लेंस की क्षमता क्या है, इसको समझावें। यहाँ आप देखिए लेंस की क्षमता क्या होता है, ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस की क्षमता आखिर क्या होती है। बाबू लेंस की क्षमता क्या होती है याद रखना है। तो किसी लेंस की क्षमता उसके लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होती है। यहाँ पे आपको कैसे लिखा जाता है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है कि आप समझते क्या हैं, क्या समझते हैं। तो किसी लेंस की क्षमता उस लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसे डायोप्टर में मापा जाता है। लेंस की क्षमता को किस में मापते हैं, डायोप्टर में मापते हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो लेंस की क्षमता यहाँ पे क्या होता है, जल्दी से जल्दी बता दीजिए। ये आपके लिए HW अगर सेंटीमीटर में हो, हम यहाँ पे न्यूमेरिकल में आपको बता दिए। और यहाँ पे 100% आपको बताना है HW में। न्यूमेरिकल में चिल्ला चिल्ला के बताते हैं और देखेंगे कि इसका राइट आंसर आप लोग क्या देंगे। यहाँ देखिए लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो किसी लेंस की क्षमता उस लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसे डायोप्टर से मापा जाता है। लेंस की शक्ति को डायोप्टर से मापा जाता है। यदि लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, किसमें हो, सेंटीमीटर में हो, तो डायोप्टर की क्षमता किसमें होती है, ये बताना है आपको। ये 100% आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। क्योंकि न्यूमेरिकल जब जब बताते हैं हम आपको वो बातें बार बार बताते हैं, देखते हैं याद है कि नहीं। अगला यहाँ आप देख लीजिए आवर्धन तथा यहाँ आप देखिए आवर्धन क्षमता से क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। चलिए बताइए आंसर सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे बाबू। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं। आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता से क्या समझते हैं, तो बाबू यहाँ आप देख लीजिए आवर्धन किसे कहते हैं ये समझिए। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। बिल्कुल आसान है यहाँ पे बहुत ही आसान है यहाँ पे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू,
आवर्धन कहते हैं, उसे दूसरा नाम रेखीय आवर्धन है, उसे रेखीय आवर्धन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन या रेखीय आवर्धन करते हैं। आवर्धन m बराबर क्या होता है, I/O होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब ये आप देखिए आवर्धन क्षमता क्या होता है, ये भी तो पूछा है कि आवर्धन क्षमता से भी आप क्या समझते हैं। तो यहाँ देखिए अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र लेंस पर, यहाँ देखिए आंतरिक कोण तथा वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर आंतरिक कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहा जाता है। नहीं समझे, चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे आपको ये बताना है कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र लेंस पर, यहाँ देखिए आंतरिक कोण तथा वस्तु द्वारा, एक लेंस द्वारा एक वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पे आंतरिक कोण के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता बोलते हैं। ये आपको बाबू याद रख लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का द्वारक छोटा होता है क्यों। ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का द्वारक छोटा होता है, क्यों होता है, तो चलिए हम आपको समझाते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का यहाँ देखिए व्यवहार निकट स्थित, यहाँ देखिए सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, सबको पता है कि निकट स्थित सूक्ष्म वस्तु, छोटे से छोटे, सूक्ष्मदर्शी से वही ना देखते हैं, छोटे से छोटे यहाँ आप देख लीजिए सूक्ष्म चीजों को यहाँ पे देखने के लिए किया जाता है। यदि सूक्ष्मदर्शी के अभिद्वारक का द्वार बड़ा होगा तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें बड़े द्वारक में फैलेगी, जिससे इसकी तीव्रता घट जाएगी। यही कारण है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अभिदृश्यक इसका द्वार छोटा रखा जाता है। समझ गए बाबू, समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पे आप लोग इसको नोट करते चलिए कॉपी में और इसको याद करते रहिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीन में आप देखिए जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, अब आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। बाबू क्या प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, जल्दी से जल्दी बता दीजिए। यहाँ पे बताना है प्रकाश की विवर्तन से क्या समझते हैं। देखिए प्रकाश के विवर्तन से हम क्या समझेंगे, तो प्रकाश का विवर्तन किसी अवरोधक के किनारे से प्रकाश तरंगों का मुड़ना और मुड़ने की जो घटना होती है, यहाँ पे किसी अवरोधक के कोण से प्रकाश का मुड़ जाना, वही हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पे विवर्तन कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्रकाश का विवर्तन किसी अवरोधक के किनारे से प्रकाश तरंगों का मुड़ना, यही घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। इसे आप लोग याद रखना है। और यह घटना की व्याख्या प्रकाश तरंग सिद्धांत पर की जाती है। यह भी लिखना है कि इस यहाँ की घटना की व्याख्या प्रकाश की तरंग सिद्धांत पर की जाती है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। हम आपको फिजिक्स के 10 VBI ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए, तो आप लोग इसको नोटबुक पे नोट करके याद कर लीजिएगा। और देखिए चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिएगा, लाइक नहीं किए आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। अब मिलेंगे बाबू ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और ऑनलाइन टेस्ट अभी चल रहा है, जाके दे दीजिएगा। देखिए ऑनलाइन टेस्ट आपको कैसे देना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको गूगल या क्रोम को ओपन करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले गूगल या क्रोम को ओपन करना है। सबसे पहले आपको लिखना है ASKBOARD, आपको सर्च करना है ASK, और यहाँ आप देख लीजिए BOARD, आस्क बोर्ड लिख के सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ देखिए 2 आस्क बोर्ड लिखा हुआ आएगा। एक यहाँ देखिए आस्क बोर्ड ये है ऊपर वाला, और दूसरा यहाँ देख लीजिए, दूसरा यहाँ पे ये है। तो आपको क्या करना है, नीचे वाला पे आना है और नीचे वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग नीचे वाले पे क्लिक कीजिएगा ऐसा आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, सामने ही आपको पूरा यहाँ आप देख लीजिए सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन डाला जा रहा है। आइए पढ़िए फटाफट, फिजिक्स का सब्जेक्टिव भी डाल रहे हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए ऑनलाइन टेस्ट, यहाँ पे आपको पढ़ना है या करना है, देना है। तो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट है, इसी पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपके सामने ऑनलाइन टेस्ट दिखेगा, आप लोग आके फटाफट ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।